यूपी के अमरोहा की एक महिला है जिसका अफेयर्स किसी व्यक्ति के साथ चल रहा था। महिला शादीशुदा थी। यह जब बात उस महिला के पति को पता चलती है तो वह पत्नी से कहता है कि ये जो तुम गंदा कार्य कर रही हो बिल्कुल भी सही नहीं है। पति काफी नाराज हो जाता है और नाराज होने वाली बात ही, लेकिन उसकी पत्नी भी क्या करे, हवस को मिटाने के लिए आदत से मजबूर थी। जब उसका पति जान जाता है कि अब ये सुधरने वाली नहीं है तो बदला लेने के लिए एक रात अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके घर ले आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि आज मैं तुम्हारी सभी जरूरतों को इन दोस्तों के माध्यम से पूरी करूंगा। एक एक करके दोस्त अंदर जा रहे थे। उसकी पत्नी के साथ लगातार गंदा से गंदा और घिनौना से घिनौना कृत्य हो रहा था और वह घिनौना कृत्य पति की इच्छा से हो रहा था। यह कृत्य चलते चलते दोस्तों में एक होड़ मच गई कि चलो देखते हैं कौन सबसे ज्यादा बार करेगा। अब कोई दोस्त उसके पास एक बार आया तो कोई 2 बार तो कोई कई बार आया। दोस्तों की संख्या 1-2 नहीं बल्कि पूरे 11 दोस्त थे और वह महिला परेशान हो जाती है। यह महिला बहाना करती है कि उसे बहुत तेज टॉयलेट आया है और वह जाना चाहती है। किसी तरह से वह उस रूम के बाहर निकलती, उस कमरे के बाहर निकलती है और रूम के बाहर निकलते ही घर की दहलीज को लांघकर तुरंत घर के बाहर हो जाती है। जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं ताकि वह अपनी रक्षा कर सके और लोग उसे किसी प्रकार से बचा लेते। यह घटना कभी भी थाने तक नहीं पहुंचती। गांव के लोग ही मिलकर, पंचायत मिलकर उस लड़की को और उसके पति को न्याय देती रहे। नमस्कार, मेरा नाम है रणवीर सिंह चौहान और आज की जो सच्ची घटना लेकर के आया हूं, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की। हरिद्वार से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक शहर है जिसका नाम है रुड़की। उन दिनों हरिद्वार जिले के एसएसपी हुआ करते थे अशोक कुमार, जो एक आईपीएस ऑफिसर थे। एक समय की घटना है जब रुड़की के एक थाने से आईपीएस अशोक कुमार को एक फोन पहुंचता है और उन्हें बताया जाता है कि यहाँ पर एक बैलगाड़ी रखी है और उस बैलगाड़ी में एक चारपाई रखी हुई जो कि बहुत टूटी फूटी है और उसके अंदर एक महिला है। हम उसकी परेशानी और व्यथा सुने हैं, बस घबराहट हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। यह बात सुनने के बाद आईपीएस ऑफिसर जिनका नाम अशोक कुमार है, उन थाने के एसएचओ को कहते हैं कि उस महिला को फौरन हॉस्पिटल भेजिए जिससे यथाशीघ्र उसका इलाज हो सके। इलाज के बाद मैं तुरंत पहुंचता हूं। जितने समय में एसएसपी अपने वाहन से रुड़की पहुंचते हैं तब तक उसका इलाज शुरू हो चुका था। महिला का उपचार चल ही रहा था। जो कमरा था, जिस कमरे में उस महिला का उपचार चल रहा था, उसके बाहर उसका पति खड़ा था। महिला की उम्र 20 वर्ष थी और उसके पति की उम्र 22 वर्ष। उस महिला के पति के कपड़ों को देखकर साफ साफ पता चलता था कि गरीब नहीं बल्कि बेहद गरीब है। अब आईपीएस अधिकारी उस महिला के पति से उसकी समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं, उसकी पूरी व्यथाएं सुनते हैं। तब उस महिला का पति अपनी व्यथाओं को, अपनी समस्याओं को उस आईपीएस अधिकारी से शेयर करता है और बताता है कि उसकी शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी और भट्ठे में मजदूरी के अलावा उसके पास कोई काम नहीं था। दिन भर वह काम करता, रात को आकर के सो जाता। लंबे समय से यही दिनचर्या चल रही थी और यह काम वह अकेले नहीं करता था बल्कि उसकी पत्नी भी उसके साथ भट्ठे में काम करती थी
और घर आकर पूरे परिवार के लिए खाना पकाती। लेकिन एक समय ऐसा आता है, उस महिला का मन उस काम में नहीं लगने लगता है। भट्ठे के जो ठेकेदार थे, उस ठेकेदार के अंडर में एक मुंशी काम करता है। मुंशी से जो है वह महिला अटैच हो जाती है। वह मुंशी उस महिला को जरूरत की चीजें, खाने पीने की वस्तुएं और कुछ ऐसी चीजें देता था कि वह महिला मुंशी से इंप्रेस होती जाती। और एक समय ऐसा आता है कि वह मुंशी उस महिला को बाइक में बिठा करके भाग जाता है, क्योंकि उस महिला को लग रहा था कि मुंशी के साथ मेरी जिंदगी भट्ठे की जिंदगी से अच्छी हो, क्योंकि वह दिन भर भट्ठे में काम करती और जब घर पहुंचती तो घर के कामों में लग जाती। शायद वह महिला को वैवाहिक जीवन की भी खुशी नहीं मिल रही थी। काफी समय तक वह महिला मुंशी के साथ रहती है और जीवन के ऐश्वर्यों का आनंद लेती। उधर उसका पति अपनी पत्नी को लेकर काफी परेशान हो जाता है और रोज रोज ठेकेदार के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, रिक्वेस्ट करता है, कहता है कि मेरी पत्नी को वापस लाकर दे दो। इधर वह महिला मुंशी के साथ 10-15 दिन तक ही खुश रहती है, लेकिन कुछ दिन बाद उस महिला की जरूरतों का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा जाने लगा और वह महिला जो मुंशी के दम पर ऐश्वर्यों का आनंद ले रही थी, धीरे धीरे उसके ऐश्वर्यों को कम कर दिया जाने लगा। महिला को समझ भी आने लगा था कि ये जो जिंदगी मुंशी के साथ जी रही है सब कुछ बेकार है और पति के साथ जो जिंदगी, सम्मान की जिंदगी जी रही थी, वही बहुत बेहतर थी, सबसे अच्छी थी। और वो मुंशी से कहती है कि मुझे अब अपने गांव ले चलो। उधर ठेकेदार का लगातार मुंशी पर दबाव पड़ता है और मुंशी भी देखता है कि मौका ठीक ठाक है। मुंशी का भी मन उस महिला से भर चुका था और ये जब देखता है कि ये मौका ठीक ठाक है तो उस महिला को उसके पति के हवाले कर देता है। कोई होता तो शायद उस महिला को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता, लेकिन वह महिला 1 महीने तक मुंशी के साथ भोग विलास और ऐश्वर्यों का आनंद लेती रही। जब वह अपनी पति के पास पहुंचती है तो उसके पति को कोई दुख या मलाल नहीं होता और वह अपनी पत्नी को पुनः स्वीकार कर लेता है और यह भी कहता है कि उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि मुंशी से लड़ सके और अपने अपमान का बदला ले सके। अब वह पति अपनी पत्नी को गांव लेकर जाता है, लेकिन गांव में ऐसी बातें छुपती कहाँ। जब उसकी पत्नी मुंशी के साथ भाग जाती है तो ये खबर गांव में आग की तरह फैल जाती है और जब यह पुनः लौटकर अपने पति के पास आती है तो भी यह बात गांव वालों से कहाँ छुपने वाली थी। पति ने अपनी पत्नी को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन गांव वाले उसको घृणा की नजरों से देखते थे। अगला दिन निकलता है और उस महिला या पुरुष की जाति के जो लोग होते हैं इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद एक फैसला लेते हैं कि पंचायत आयोजित होनी चाहिए। उस गरीब व्यक्ति के छोटे से कच्चे मकान में पंचायत फैसला लेती है। इस पंचायत में समाज के बड़े बड़े लोग, नौजवान भी उपस्थित होते हैं और वे कहते हैं कि यह महिला उस मुंशी या दूसरे समाज के व्यक्ति के साथ क्यों गई। यदि इसे जाना ही था तो अपने समाज के किसी व्यक्ति के साथ जा सकती थी और अपने शारीरिक सुखों को पूरा कर सकती थी। इस महिला ने जो भी किया है उससे हमारा और हमारे समाज का सम्मान डूब चुका है। जब पंचायत के लोग ऐसी बातें कर रहे थे तो वे दोनों पति पत्नी
कोने में चुपचाप बैठ करके पंचायत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। और पंचायत फैसला लेती है, कहती है कि समाज में जो हट्टे कट्टे नौजवान हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी मर्दानगी में दम है, वे सभी इकट्ठा हो जाएं और एक दिन तय किया जाएगा और ये सभी हट्टे कट्टे नौजवान उस महिला को अपनी मर्दानगी दिखाएंगे। जिस दिन पंचायत फैसला लेती है उसी रात को 16 मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। पति घर की दहलीज के बाहर बैठा था, असहाय। विरोध करने की उसमें हैसियत नहीं थी, क्योंकि अगर विरोध भी करता तो शायद उसका हुक्का पानी सब बंद कर दिया जाता। पति बेचारा घर के बाहर बैठा था और सभी हट्टे कट्टे नौजवान मर्द एक एक करके घर के अंदर जा रहे थे। अंदर टूटी हुई चारपाई थी, उसकी पत्नी थी। वे सभी 16 लोग एक एक करके उसकी पत्नी से रेप करते। वह महिला भी विरोध नहीं कर पा रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसे लग रहा था कि जो भी हो रहा है मुंशी के साथ भागने का परिणाम है, उसकी यह सजा मिल रही थी। उसके साथ उन सभी मर्दों ने घिनौना कृत्य किया और महिला सजा काट रही थी। यह घिनौना कृत्य 1-2 घंटे नहीं बल्कि पूरे 4-5 घंटे चलता है। और जब ये घटना दोबारा शुरू हो जाती, घिनौना कृत्य 4-5 घंटे होने के बाद पुनः शुरू हो जाता है। महिला की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, बेहोशी की हालत में आ जाती है। और जब वो मर्द रूम के कमरे के बाहर निकलते तो एक दूसरे से कान में कुछ कहते कि मैंने भी उसकी नब्ज टटोली है, टटोल कर देखा है कि वह काम नहीं कर रही। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह मर चुकी। 15-16 लोग एक एक करके उसके साथ रेप करते हैं। यह कृत्य शाम से सुबह तक चलता है और सुबह के 4 बज चुके थे। महिला की सांसें थमने लगी थी। जब यह बात उसके पति को पता चलती है तो वह अंदर जाता है और अपनी पत्नी को बेसुध हालत में पाता है और उसकी पत्नी को चारपाई सहित उठा करके पड़ोसी से कहता है कि मुझे अपनी बैलगाड़ी दे दो। पड़ोस वाले समझ रहे थे कि ये व्यक्ति अपनी पत्नी को इलाज कराने के लिए जा रहा है, लेकिन वह इलाज कराने के बजाय सीधे थाने पहुंच जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जो भी उसके साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है। उसे इंसाफ की जरूरत है और थानेदार से पूरी बात बताता है। थानेदार जब घटना को सुनता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे शायद कभी ऐसी घटना सुनी। उसे समझ नहीं आता कि करे तो क्या करे, कैसे करे। तब वह एक आईपीएस अधिकारी को कॉल करता है और वे आईपीएस अधिकारी कहते हैं कि फौरन उस महिला को हॉस्पिटल पहुंचाओ, उसका इलाज करवाओ। इलाज चल ही रहा था कि उतने में ही आईपीएस अधिकारी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं कि उस महिला की तबीयत कैसी, उसका हाल कैसा है। तब डॉक्टर कहते हैं कि महिला को काफी गहरा मानसिक आघात हुआ है। आप ही सोचिए कि मानसिक आघात क्यों ना हो। लगातार 16 लोगों ने रात से लेकर के सुबह तक रेप किया। और डॉक्टर कहते हैं कि जब भी हम उस महिला से इस बारे में कोई बात करते हैं या पूछते हैं तो महिला थर थर कांपने लगती है, तो उसकी सांसें तेजी से चलने लगती है और परेशान हो जाती है। वह ठीक है, जिंदा है, लेकिन कहा जाए कि जिंदा भी नहीं, क्योंकि वह ठीक तरीके से जी भी नहीं पाएगी उन लोगों के सामने जिन्होंने इसके साथ बारी बारी से ऐसा काम किया। अब एसएसपी उसके गांव पहुंचते हैं और वहां के लोगों से बातचीत करते हैं। एसएसपी अलग अलग लोगों से बात करते हैं। लोग नाम ना बताने की शर्त पर पूरी कहानी बताते हैं। एसएसपी को भी लगता है कि वास्तव में इस पति पत्नी के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। तभी एसएसपी थानेदार से कहते हैं कि तत्काल एफआईआर दर्ज कराइए और जो पंच थे उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराइए। थानेदार के अंदर इतना ही हिम्मत होता
तो पहले ही संबंधित लोगों की एफआईआर दर्ज करता और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग करता और उन पति पत्नियों को इंसाफ दिलाता। तभी एसएचओ एसएसपी से पुनः कहता कि सर, ऐसा करने से गांव में बवाल मच जाएगा, लोग विरोध में खड़े हो जाएंगे। क्यों ना आरोपियों से महिला को पैसे दिला करके इस मामले को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। तो ये बात किसी को पता भी नहीं चलेगी और पुलिस की बदनामी भी नहीं। एसएसपी कहते हैं कि इसमें पुलिस का क्या दोष और इसमें कैसी बदनामी होगी। सभी पंचों के साथ आरोपियों को भी तत्काल प्रभाव के साथ गिरफ्तारी करो, ऐसा आदेश देते हैं एसएसपी। और एसएसपी के आदेश से एसएचओ एफआईआर दर्ज करता है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब ये मामला कोर्ट तक पहुंचता है तो कोर्ट आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देता है और उन पति पत्नियों को पूरी तरह से इंसाफ देने का प्रयास किया जाता है। और उस समय लगभग यह 1996 की घटना है, जिस समय मीडिया और अखबार का ज़्यादा प्रचलन नहीं था, लेकिन जो भी मीडिया अखबार उस समय चल रहे थे उन्होंने इस घटना को, इस खबर को छापा, लोगों तक पहुंचाया। तो लोगों ने उन एसएसपी और एसएचओ की खूब तारीफ की, क्योंकि उन्होंने इस घटना पर जिस ईमानदारी के साथ काम किया था वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो जो मुंशी था उसके साथ कुछ नहीं किया, उसकी कोई बात ही नहीं की गई, जिसने उस महिला को लालच दे करके अपने साथ ले गया था। ना ही पंचायत ने उस गरीब पति पत्नी से पूछने का प्रयास किया, एक बार भी नहीं पूछा कि आप क्या चाहते। दोनों कोने पे बैठ करके पंचायत के फैसले को सुनते रहे और सजा के रूप में इतना गंदा काम भुगतते रहे। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य बिल्कुल भी आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको ऐसी घटनाओं से रूबरू कराना या जागरूक करना है। ऐसी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी अगर वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले एपिसोड पर। तब तक के लिए नमस्कार।